है प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो अविश्वास प्रस्ताव पर एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए यानी कि विपक्षी दलों का एक समूह और आज लगातार अविश्वास प्रस्ताव पर जिस चर्चा की शुरुआत हुई थी उसका तीसरा दिन है और अब से थोड़ी ही देर में सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन के दोनों पटल पर पक्ष विपक्ष में तीखी तिरह जारी है। संसद में कई दिन बाद लौटे राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे, तो वहीं मणिपुर पर उन्होंने बीते कल सदन में खुलकर बोला, जिसके जवाब में देश के गृह मंत्री ने बतौर उपकप्तान विपक्ष के सारे सवालों का जवाब भी दिया है। शाह हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हुए दिखाई दिए, तो वही अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार को बखूबी कवर करते हुए भी शाह नजर आए हैं। लेकिन आज अविश्वास प्रस्ताव का फाइनल राउंड है और आज सभी की निगाहें सदन के लोअर हाउस यानी लोकसभा पर टिकी हुई है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में बोलेंगे। बात अगर की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल का पूरा भाषण भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर की धुरी के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आया। आज राहुल के तमाम आरोपों पर पीएम नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। देखने वाली बात यह होगी कि आज पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली बहस पर कैसे सरकार के लिए अपनी बातें रखेंगे, चूंकि आज अविश्वास प्रस्ताव का तीसरा दिन है और अब से थोड़ी ही देर का वो समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में अपनी सरकार को डिफेंड करते हुए यानी कि बचाते हुए नजर आएंगे। साथ ही अपने सरकार की कार्यकाल में जो की गई उपलब्धियां हैं उसको बताते हुए नजर आएंगे और साथ ही विश्वास हासिल करने की कोशिश करेंगे और ये बताते हुए नजर आएंगे कि उनके सरकार में क्या कुछ जनता के लिए काम किए गए हैं। तो देखिए, 5 साल बाद सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहाड़ सुनने को मिलेगी। 20 जुलाई 2018 का अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ पहली बार आया था। इस दौरान विपक्ष के साथ था महज 126 का संख्या बल। तो 2018 के अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष के साथ 126 दल थे, यानी यह प्रस्ताव पर करीब 12 घंटे की एक लंबी बहस चली थी। 1:30 घंटे से ज्यादा बोले थे प्रधानमंत्री, यानी कि 1.5 घंटे से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में बोला था। सरकार के पक्ष में कुल 325 वोट तब 2018 में पड़े थे और विपक्ष के साथ था महज 126 का संख्या बल, यानी कि 2018 का जो अविश्वास प्रस्ताव था उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 1.5 घंटे बोलते हुए नजर आए थे। 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 के अविश्वास प्रस्ताव में बोला था। तो वही विपक्षी गठबंधन के पास कुल 144 सांसद है और वर्तमान में एनडीए के कुनबे के पास करीब 333 सीटें हैं, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के लिहाज से अगर हम नजर डालें तो फिलहाल एनडीए सेफ जोन में है, क्योंकि एनडीए के पास कुल 333 सांसद है। तो वही केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सांसदों की जरूरत होती है। 10 अगस्त 2023 को लाया जा रहा 28वां अविश्वास प्रस्ताव। तो विपक्षी गठबंधन के पास कुल 144 सांसद हैं। वहीं अगर हम एनडीए की बात करें तो 333 सांसद फिलहाल एनडीए के साथ है, यानी कि इस बार सरकार नहीं गिरेगी, अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। लेकिन विपक्षी दल अब ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर हिंसा के लिए बोलने पर मजबूर किया है। विपक्ष इस अविश्वास प्रस्ताव से महज ये हासिल करने की कोशिश कर रहा है कि उसने सदन में पीएम को बोलने के लिए मजबूर किया, साथ ही अपनी एकता को भी दिखाने की कोशिश इस अविश्वास प्रस्ताव से आईएनडीआईए करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस दौरान तीखी झड़प भी देखने को मिली है, तीखी नोकझोंक भी सदन के अंदर देखने को मिली, जहां बीते दिनों राहुल गांधी और स्मृति ईरानी एक दूसरे के आमने सामने आए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। तो वही अगर हम आज की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अब से थोड़ी ही देर पहले अपनी सरकार के लिए बातों को रखते हुए नजर आ रहे थे। अधीर रंजन चौधरी ने भी सदन में क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। हालात विवश करके उन पे ऊपर हमला हो रहे हैं, बलात्कार की घटना घट रही है। तो मुझे एक बार ये बोलने का इच्छा हो रहे हैं कि जब राजा अंधा रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधा रहते थे उस समय द्रौपदी की बस्त्रण हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं।
चौधरी का आपने अभी बयान सुना, किस तरीके से वो एनडीए पर हमलावर होते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने एनडीए पर निशाना साधा। मणिपुर हिंसा को लेकर के लगातार जो विपक्षी दल हैं वो एनडीए को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीते दिनों तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा का वो समय था जब अमित शाह सदन में गरजते हुए नजर आए, साथ ही विपक्षी दलों पर बरसते हुए भी नजर आए। आपको सुनाते हैं कि बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सरकार की जो तारीफें हैं वो किस तरीके से बताई, अपने सरकार के कार्यकाल में क्या कुछ काम उनके द्वारा किए गए हैं, इसको भी सदन के जरिए जनता के बीच पहुंचाने का काम कल अमित शाह ने किया था। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख। मान्यवर 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया। 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया? 356 मान्यवर लगभग 30 साल से इस देश की राजनीति भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के नासूर से ग्रसित रही। सारे के सारे जनादेश, कोई भी चुनावी विजय पराजय के आंकड़ों के एनालिसिस करने वाले पंडित सारे जय पराजय को देख ले। मोदी जी के 2014 के विजय के पहले सारे जय पराजय या तो भ्रष्टाचार से प्रभावित थे, भ्रष्टाचार किया इसको हटाने के लिए आए, या तो परिवारवाद से प्रभावित थे, परिवारवाद के पीछे जातिवाद का एक अनवरत संतान भी होता है, और तुष्टीकरण से प्रभावित जनादेश थे। भारतीय लोकतंत्र को ये 3 नासुरों ने घेर लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को तरजीह। 33 साल के बाद थिएटर चालू हुआ है, नरेंद्र मोदी के शासन में चालू हुआ। 33 साल के बाद नाइट शो चालू हुआ है, नरेंद्र मोदी के शासन में चालू हुआ है। 33 साल के बाद शिकाराओं की स्पर्धा चालू हो गई, बंद कर दी थी, चालू हुई है नरेंद्र मोदी। 33 साल से दानिश अली सुन ले, 33 साल से मोहर्रम बंद था, पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार में मोहर्रम चालू हुआ। मान्यवर हम होम स्टे नीति लेकर आए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए फिल्म निर्माण की नीति लेकर आए, हाउस बोट की नीति लेकर आए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए, और आज रोजगारी बढ़ रही है। 20,000 लोगों को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी का। लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम था, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ खड़ी है। तो देखिए, जहां बीते दिनों
राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। तो वहीं अगर हम आज की बात करें यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के अगर तीसरे दिन की बात करें तो आज भी अधीर रंजन चौधरी और अमित शाह के बीच गर्मा गर्मी देखने को मिली। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने मणिपुर हिंसा पर कहा कि जहां राजा अंधा वहां द्रौपदी का चीरहरण होता है। इस पर अमित शाह ने आपत्ति जताई। उन्होंने स्पीकर से कहा पीएम के लिए ऐसे बयान देना गलत है, इन्हें कंट्रोल किया जाए। लेकिन गर्मा गर्मी का माहौल लगातार जारी है। फिलहाल जो विपक्षी दल है वो एनडीए पर हमलावर है, तो वही एनडीए अपने कार्यकाल में की गई उपलब्धियों के जरिए तमाम जो विपक्षी दल है यानी कि आईएनडीआईए को घेरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब उस समय का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन अब यह भी इंतजार विपक्षी दल कर रहे हैं कि वो मणिपुर हिंसा पर क्या बोलेंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव का जो विपक्षी दल है उनका मेन मोटिव यही था कि सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस हिंसा पर, उस बर्बरता पर बोलने के लिए मजबूर करना। ऐसे में आज पूरे देश भर की निगाह टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे तो वो मणिपुर हिंसा पर किस तरीके से बोलेंगे। गौरव इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, अविश्वास प्रस्ताव का तीसरा दिन है और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे, अपनी सरकार के कामों को बताते हुए नजर आएंगे, अपने कार्यकाल में किए गए कामों का बखान करते हुए नजर आएंगे। 4 बजे का वो समय निर्धारित था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मसले पर अपना पक्ष रखना था। लेकिन अब क्या समय बताया जा रहा है गौरव? उसका समय अभी बताया जा रहा है कि लगभग 15 से 30 मिनट, लगभग 4:30 बजे के लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर संसद में आएंगे और यहाँ पर अपना बयान देंगे। अब इस प्रस्ताव को लाने के सबसे बड़े कारण यही था कि विपक्ष स्वयं बोल रहा था कि हम जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव तो हमारा कुछ होना नहीं है, हम जीत नहीं पाएंगे, पर चूंकि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नेता सदन को आना होता है और प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर बयान देने के लिए बातें करना ही अविश्वास प्रस्ताव का सबसे बड़ा उद्देश्य था। विपक्ष पहले ही बता चुका है जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसके साथ सबसे बड़ी बात मुस्कान यहाँ पर यह है कि केवल और केवल मणिपुर हिंसा की बात नहीं, यहाँ पर लगातार विपक्ष के यहाँ तो तमाम तरह के मुद्दे लग रहे हैं जिसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर होता आ रहा है। चाहे पुलवामा की जांच की बात करें और चाहे अडानी ग्रुप की बात करें, जो अभी एलआईसी का जो घोटाला की बात कही जा रही थी। हालांकि बाद में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने तमाम तरह की सफाई वहां पर दी थी, पर उसको लेकर भी लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। और उसके बाद से जिस तरह से मणिपुर हिंसा वाला मामला रहा है, लगभग 90 जन हो चुके हैं और वो हिंसा अब तक शांत नहीं हो पाई है, अभी भी वहां पर घटनाएं हो रही हैं। और जिस तरह से वीडियो वायरल होने की बात कही कि निर्भर महिलाओं से वीडियो वायरल हुए, उससे पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश था। उसी आक्रोश को यहाँ पर आधार बनाकर पूरा विपक्ष यहाँ पर सरकार पर हमलावर है और इसी के तहत यहाँ पर मणिपुर हिंसा पर सरकार की जवाबदेही के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अभी कुछ समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, यहाँ पर जवाब भी देंगे। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि वोटिंग भी होगी और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से आर पार की जंग भी होगी। पर सबको पता है कि यहाँ पर होना कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी पर खुद की 301 सीटें हैं। अगर गठबंधन की बात करें तो लगभग 333 सीटों के साथ बीजेपी मजबूत स्थिति में है। पर लेकिन देखिए गौरव, आज लोकसभा के अंदर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, लेकिन राज्यसभा में भी लगातार हंगामा जारी है, क्योंकि राज्यसभा के जो तमाम विपक्षी दलों के सदस्य हैं वो ये मांग उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में भी आकर के इस बात पर खुलकर बोले, मुखर होकर बोले, अपनी सरकार का पक्ष रखें। देखिए मुस्कान, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों जगह विपक्ष है और विपक्ष अपनी बात को जैसा भी कह सकता हो, ये भारतीय संविधान को अधिकार दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी चाहे लोकसभा में बयान दे चाहे राज्यसभा में बयान दे, पर चूंकि यहाँ पर वो सदस्य लोकसभा के, तो सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर नेता सदन के रूप में लोकसभा में बयान देने की है। पहले वो लोकसभा में यहाँ पर बयान देंगे, उसी बयान का यहाँ पर आधार बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल लोकसभा की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर सदन की उस व्यवस्था की बात है जिसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। और वो यही कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर सदन में नहीं आते हैं। पहले भी 2018 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तभी हुआ है, उसके पहले वो नहीं आए थे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक यहाँ पर नीति मिल गई, एक आधार मिल गया है जिसको लेकर लगातार विपक्ष यहाँ पर सरकार पर हमलावर है। और मणिपुर हिंसा एक ऐसा मामला बन चुका है जिस पर लगातार गतिरोध जारी है और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जारी है, जहाँ विपक्ष एक तरफ सीधी बात बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, एन वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करने का भी यहाँ पर आगे प्रक्रिया करनी पड़ेगी, अन्यथा विपक्ष इसी तरह हमलावर होता रहेगा। और मणिपुर जो की सरकार की व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए, छोटी सी आबादी वाला राज्य। देखिए गौरव, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने के बाद हो सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी हो सके, इसको लेकर के क्या अपडेट मिल पा रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग निश्चित रूप से मुस्कान यहाँ पर होगी
और यही गौरतलब है कि वोटिंग के दौरान कौन किसके साथ जाता है। क्योंकि अगर हम पिछली बार की बात करें तो पिछली बार भी स्थिति यही थी कि लगभग बीजेपी के पक्ष में 325 वोट पड़े थे और विपक्ष के पक्ष में वहां पर उतने वोट नहीं पड़ पाए थे, लगभग 125 से लगभग वहां पर वोट पड़े थे। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर विपक्ष में कितने लोग जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें विपक्ष के बाद लगभग 141 वोट की अभी बात कही जा रही है, क्योंकि पक्ष में केसीआर कहाँ पर जाएगा, टीडीपी कहाँ पर जाएगी, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी कहाँ पर जाएगी, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रोमणी अकाली दल कहाँ जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तमाम तरह के प्रश्न अभी सामने आएंगे और स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कहाँ पर गया है और किसने किसने समर्थन किया है इसका। ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अब से 15 से 20 मिनट बाद का वो समय होगा जब सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब सबकी नजर उस वक्त पर टिकी हुई है कि आखिर सदन के अंदर आज प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, किस तरीके से मणिपुर हिंसा पर उनका बयान सामने आता है, आगे मणिपुर हिंसा को लेके उनकी सरकार के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। आज ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिस पर विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए भी नजर आएंगे। तो वहीं लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का आज तीसरा दिन है। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी और अमित शाह में गहमा-गहमी भी हो गई। आखिर इस गहमा-गहमी की वजह क्या रही, अधीर रंजन चौधरी के बयान को आपको सुनाते हैं, फिर आपको बताते हैं। हालात में विवश करके उन पे ऊपर हमला हो रहे हैं, बलात्कार की घटना घट रही है। तो मुझे एक बार ये बोलने का इच्छा हो रहे हैं कि जब राजा अंधा रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधा रहते थे, उस समय द्रौपदी की बस्त्रण हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं। चौधरी का ये वही बयान है जिस पर अमित शाह और अधीर रंजन चौधरी के बीच खींचतान होती हुई नजर आई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने इस दौरान मणिपुर हिंसा पर कहा कि जहां राजा अंधा वहां द्रौपदी का चीरहरण होता है। इस पर शाह ने आपत्ति जताई है। उन्होंने स्पीकर से कहा कि पीएम के लिए ऐसे बयान देना गलत है, उन्हें कंट्रोल किया जाए। तो आज इस बयान को लेकर गहमा-गहमी देखने को मिली। तो वही बीते दिनों राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। बीते दिनों क्या कुछ हुआ और किस तरीके से राहुल गांधी और स्मृति ईरानी एक दूसरे पर हमलावर रहे बयानों के जरिए, एक बार वो भी सुनिए। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। सभा में लगातार गर्मागर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि तमाम विपक्षी दल और एनडीए के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है और बयानबाजियों का जो दौर है वो भी लगातार जारी है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर जो हंगामा है वो लगातार सदन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, जो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया गया है, आखिर वो है क्या, ग्राफिक्स के जरिए एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव
तब लाया जाता है जब विपक्षी दल को लगता है कि लोकसभा में सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है। सत्ता पक्ष की हार पर पीएम सहित पूरे मंत्रिपरिषद को इस दौरान इस्तीफा देना पड़ता है, यानी कि सरकार गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए सदन के 50 मेंबर्स का समर्थन जरूरी होता है और लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सांसद चाहिए होते हैं। साथ ही जब विपक्षी दल को लगता है कि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के तहत यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। फिलहाल मोदी सरकार के खिलाफ ये दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इससे पहले साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तब भी अविश्वास प्रस्ताव में विपक्षी दलों की हार हो गई थी। लेकिन अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें तो इस बार भी विपक्षी दलों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। और विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव आखिर लेकर क्यों आए हैं, इस बार के अगर संसद के अंदर के मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो ग्राफिक्स के जरिए एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है और साल 2018 में लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ पहली बार लाया गया था। सरकार के पक्ष में उस दौरान कुल 325 वोट डाले गए थे। साथ ही विपक्ष के साथ महज 126 का संख्या बल साल 2018 में था। साथ ही प्रस्ताव पर करीब 12 घंटे तक की एक लंबी बहस चली थी। तो अविश्वास प्रस्ताव पर साल 2018 में एक लंबी बहस चली थी और 1.5 घंटे से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखा था। इस दौरान सरकार के पक्ष में 325 वोट डाले गए थे। और अगर हम मौजूदा अविश्वास प्रस्ताव की बात करें कि इससे फर्क क्या पड़ेगा, तो विपक्षी गठबंधन के पास कुल 144 सांसद है, वही वर्तमान में एनडीए के कुनबे के पास करीब 337 सीटें हैं। इंडिया विपक्ष के पास 142 सीटें हैं, यानी कि आईएनडीआईए के पास 142 सीटें हैं। केंद्र में सरकार बनाने के लिए कुल 272 सांसदों की जरूरत होती है। 10 अगस्त 2023 को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और यह 28वां अविश्वास प्रस्ताव है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाया गया है। और कुल अगर अब अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ ये दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा का तीसरा दिन है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में सदन में अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। तो लगातार कार्रवाई का दौर जारी है, हंगामे का दौर जारी है। एनडीए आईएनडीआईए पर हमलावर है। तो अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब सभी को इंतजार है कि वो मणिपुर हिंसा पर क्या बोलेंगे, मणिपुर हिंसा को लेकर उनका रवैया क्या है, वो अपराधियों पर किस तरीके से कार्रवाई करेंगे और हिंसा रोकने के लिए उनकी सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है। अब इस पर सवाल जो भी विपक्षी दलों द्वारा उठाए जाएंगे उस पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जवाब देंगे, इसका इंतजार है। तो अब से थोड़ी देर बाद का वो समय होगा जब सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दहाड़ते हुए यानी कि गरजते हुए नजर आएंगे विपक्षी दलों पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।